स्वागत है आपका दिव्य हिमाचल टीवी में। शाम के 6 बज चुके हैं और प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। कई लेटेस्ट अपडेट्स आज इस बुलेटिन में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। देखिए, विशेष तौर से क्योंकि अगले कल सीएम सुक्खू की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होनी है, इस पर भी बारीकी से हम आपको जानकारी देने वाले हैं। कितने बजे शुरू होगी और किस तरह के एजेंडाज इस कैबिनेट बैठक में ले जाए जाएंगे। नई भर्तियों की शुरुआत एक तरह से हो रही है। लोक सेवा आयोग की ओर से ये भर्तियां करवाई जाएंगी। कितनी भर्तियां हैं ये भी अपडेट हम आपको देने वाले हैं। हिमाचल में ब्लैकआउट की चेतावनी दी गई है एक वर्ग की ओर से। ये कौन सा वर्ग है और आज इनकी ओर से क्योंकि बड़ा प्रदर्शन भी किया गया है, बिल्कुल ये भी बारीकी से अपडेट हम आपके लिए लेकर आए हैं। आईपीएस संजय कुंडू ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कुछ दिन पहले भी ये सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने गए थे, जिसके बाद कुछ नए आदेश फिर इनके लिए जारी हुए हैं और अब दोबारा से हाई कोर्ट के इन्हीं आदेशों को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा इन्होंने खटखटाया है। फिलहाल बात कहां तक पहुंची है कारोबारी निशांत शर्मा के मामले में, ये जानकारी हम आपको देने वाले हैं। शुरुआत मौसम से करना चाहेंगे क्योंकि अगले 10 दिन तक बिल्कुल सूखा रहने के आसार मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जताए गए हैं। ना तो बारिश होगी ना ही बर्फबारी होगी। हाँ, इस बीच 17 जनवरी को कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी जरूर हो सकती है, लेकिन उसकी भी बहुत कम संभावनाएं हैं, ये मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से कहा जा रहा है। लेकिन चिंताजनक विषय ये बन गया है कि सर्दियों का महीना चल रहा है और इस बीच तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, और वो भी ऐसे क्षेत्रों में जहां पर बर्फबारी हुआ करती थी। देखिए, स्नो सिटी शिमला, नारकंडा, कुफरी का तापमान नॉर्मल से 5 डिग्री तक ज्यादा हो गया है। भयंकर सूखा पड़ने के आसार यहां से जताए जा रहे हैं और ये भी मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक की ओर से साफ किया गया है कि पहाड़ी इलाकों में कम सर्दी है, मैदानी इलाकों में ज्यादा ठंड बढ़ गई है। वो इसलिए क्योंकि पहाड़ों से ठंडी हवाएं मैदानों की ओर जा रही है, यानी कि मैदानी इलाकों की ओर जा रही है। तो ये एक चिंताजनक विषय है। सर्दियों का महीना है और देखिए, इस बीच जहां कपकपाती ठंड हुआ करती थी, बारिश बर्फबारी का दौर हमें देखने के लिए मिलता था, यहां तापमान में उल्टा बढ़ोतरी हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग का भी एक ये हम बड़ा असर कह सकते हैं। पर्यटक भी इसी इंतजार में पिछले वर्ष रह गए कि बर्फबारी होगी, लेकिन नहीं हुई। अभी तक जनवरी के भी इस साल भी देखिए 10 दिन बीत गए हैं, लेकिन बारिश बर्फबारी का कोई नामो निशान नहीं है। किसान बागवान भी इसके चलते काफी ज्यादा परेशान चल रहे हैं। अगली बात हम इग्नू से जुड़ी करना चाहेंगे क्योंकि इग्नू में वो छात्र एडमिशन लेते हैं जिन्हें डिस्टेंस मोड पर अपनी पढ़ाई पूरी करनी होती है। बहुत सारी मजबूरियों के चलते इन्हें इग्नू में एडमिशन लेनी पड़ती है, लेकिन 2020 की जो नई शिक्षा नीति है उसके तहत एक बड़ा बदलाव अब किया जा रहा है। दरअसल इग्नू में अब यदि कोई छात्र बीच में अपनी पढ़ाई छोड़ना चाहता होगा और रेगुलर कोर्स शुरू करना चाह रहा होगा तो ये संभव हो पाएगा। वो कुछ इस तरह से कि मान लीजिए आपने एडमिशन ले ली है और 1 साल बाद फिर परिस्थितियां किसी छात्र के लिए बदल जाती हैं, वो रेगुलर कोर्स कर सकता है, इस तरह की संभावनाएं उसके लिए बन जाती हैं। तो 1 साल बाद वो अपनी पढ़ाई छोड़ सकता है। ये 1 साल उसका बिल्कुल नष्ट नहीं होगा, बल्कि अच्छी अपडेट ये है कि 1 साल बाद उसे सर्टिफिकेट मिल पाएगा। हालांकि 4 वर्षीय स्नातक कोर्स यहाँ इग्नू की ओर से शुरू किया जा रहा है। 1 साल बाद सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल बाद डिप्लोमा मिलेगा, ठीक 3 वर्ष की पढ़ाई के बाद यहाँ डिग्री दी जाएगी और 4 साल बाद ऑनर्स या रिसर्च की डिग्री दी जाएगी। तो ये नई शिक्षा नीति 2020 के तहत एक बड़ा बदलाव किया जा रहा है और सबसे ज्यादा फायदेमंद उन छात्रों के लिए रहेगा जिन्हें बीच में अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ती है या इस वजह से वो अपनी इग्नू से पढ़ाई नहीं छोड़ पाते थे कि 1 या 2 साल उनके फिर वेस्ट हो जाएंगे। लेकिन अब सर्टिफिकेट भी मिलेगा, डिप्लोमा भी मिलेगा और साथ ही किसी दूसरे कॉलेज या यूनिवर्सिटी में ये एडमिशन भी ले सकते हैं अपनी रेगुलर पढ़ाई पूरी करने के लिए। देखिए, अस्पतालों में टेस्ट सुविधा आज भी पूरी तरह से बंद रही, ये क्योंकि कृष्णा लैब की ओर से ऐलान कर दिया गया है कि जब तक इनकी पेंडिंग राशि सरकार की ओर से नहीं दी जाएगी, इनका गतिरोध इसी तरह से जारी रहेगा। और हिमाचल प्रदेश में जितने भी अस्पताल हैं वहां पर एक्सरे और टेस्ट की सुविधा नहीं मिल पा रही है। मरीजों को दर बदर की ठोकरें मरीजों को खानी पड़ रही है। पिछले कल से लेकर इसी तरह की परिस्थितियां बनी हुई है। जानकारी बड़ी ये है कि अभी यहाँ जो कृष्णा प्रबंधक हैं उनके साथ बैठक चल रही है सचिवालय में। मुख्यमंत्री सुक्खू और जो हेल्थ सचिव हैं उनके साथ ये मीटिंग चल रही है। इसमें कोई बड़ा डिसीजन हो सकता है। यदि सरकार की ओर से कोई आश्वासन दे दिया जाता है तो बिल्कुल ये अपनी स्ट्राइक वापस ले लेंगे और अगले कल से फिर एक्सरे और जो बाकी
पैथोलॉजी टेस्ट है, उसे लेकर सुविधा मरीजों को मिल पाएगी। लेकिन ये तभी संभव है अगर जल्दी इनका भुगतान करने पर कोई आश्वासन सरकार की ओर से दिया जाता है। 40 करोड़ की अदायगी इनकी बाकी रह गई है। पिछले कल भी परिस्थितियां कुछ ऐसी ही बनी रही कि मरीजों को दर बदर की ठोकरें खानी पड़ी, उनके टेस्ट और एक्सरे नहीं हो पाए। 12 बजे तक तो यहाँ सरकारी लैब में एक्सरे भी हुए हैं, टेस्ट भी हुए हैं, लेकिन उसके बाद कड़ी मशक्कत मरीजों को करनी पड़ी है। और बहुत सारे मरीजों को इस दौरान बड़ी समस्याएं भी आई, क्योंकि दूर दराज के क्षेत्रों से आईजीएमसी अस्पताल में मरीज अपना उपचार करवाने के लिए आते हैं। जब टेस्ट नहीं होगा, एक्सरे नहीं होंगे, तो बिना जांच के फिर किस तरह से अगला उपचार संभव है, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन अब इस बड़ी परेशानी को किस तरह से सरकार सुलझाती है, ये देखना होगा। और जो इनकी समस्याएं हैं, जो 40 करोड़ की अदायगी नहीं हो पाई है, उसका भुगतान कब तक सरकार कर पाती है, ये भी देखना होगा। जीओए लाइब्रेरियन भर्ती पर अपडेट देना चाहेंगे, क्योंकि आरएनपी रूल्स इनके लिए जरूर तैयार हो गए हैं, लेकिन उसके बाद अभी तक अधिसूचना जारी नहीं की गई है इस भर्ती के लिए। बेरोजगार युवाओं का ये कहना है कि पहले आरएनपी रूल्स बनाने के लिए इन्हें काफी ज्यादा इंतजार करवाया गया। अब फाइनली आरएनपी रूल बने हैं, जिसमें जमा 2 में 50% की शर्त, 50% अंकों की शर्त लगा दी गई है। इस शर्त की वजह से वैसे ही हजारों अभ्यर्थी बाहर हो गए हैं, लेकिन कम से कम जो पात्र हैं उनके लिए तो अधिसूचना जल्दी जारी की जाए। अधिसूचना अभी तक जारी नहीं हुई है। हालांकि शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर से जब हमने सवाल किया था, तो उनका यह कहना था कि 1 या 2 हफ्ते के भीतर ही अधिसूचना इनकी भर्ती को लेकर जारी हो जाएगी, लेकिन अभी तक ये इंतजार में ही बैठे हैं। इससे पहले 771 पोस्टों पर मंजूरी यहां पर जरूर दे दी गई है कि ये भर्ती होगी, लेकिन कब शुरू होगी इस पर स्थिति अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। दूसरी ओर गतिरोध भी जारी है। लगातार ये जो बेरोजगार जीओए लाइब्रेरियन अभ्यर्थी हैं मिल रहे हैं सरकार से और मांग रख रहे हैं कि आरएनपी रूल्स में संशोधन किया जाए। शिक्षा मंत्री पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि इनके भर्ती नियमों में अब कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि जमा 2 में 50% अंकों की शर्त लगाना जरूरी है। स्कूलों में ये तैनात होने वाले हैं, कम से कम जमा 2 में इनके 50% अंक तो होने ही चाहिए। इसलिए संशोधन तो नहीं होगा, लेकिन अब अधिसूचना का इंतजार बना हुआ है। और 1 से 2 हफ्ते के भीतर ये अधिसूचना जारी करने की बात जरूर कही गई थी नए साल में, लेकिन इंतजार ही अभी तक बना है। कल देखिए हमारी कोशिश रहेगी कि शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर से इस बारे में हम बात कर सके। गेस्ट लेक्चरर भर्ती में भी नई अपडेट निकलकर सामने आई है, क्योंकि गतिरोध तो इसका पहले भी जारी था और ये बात बेरोजगार युवाओं की ओर से कही जा रही थी कि यदि 1 साल के लिए ही भर्ती करना है, तो ऐसे में कमीशन फाइट करने वाले जो युवा है वो कहां जाएंगे, या जिन्होंने दिन रात अभी तक मेहनत की है टेस्ट क्लियर करने के लिए, उन युवाओं का क्या होगा। बड़ी बात यह है कि शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की ओर से इसमें यह अपडेट सामने आई थी कि जल्दी यहां रिक्त पद भरे जा सके, इसलिए गेस्ट लेक्चरर भर्ती हो रही है और अगले कल की कैबिनेट बैठक में यह प्रस्ताव भी ले जाया जाएगा। लेकिन इससे पहले 2 वर्ग सामने आ गए हैं, जिसमें एक तो बेरोजगार टीजीटी संघ है और दूसरा बेरोजगार बीएड संघ है। इनका यह मानना है कि बैच वाइज आधार पर जो भर्तियां होने वाली हैं उन पर सीधा सा असर इसका दिखेगा, क्योंकि पिछले 25 वर्षों से भी ये कुछ एक लोग अपनी भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। अब अगर यहाँ अस्थायी तौर पर लेक्चरर्स को लगा दिया जाता है स्कूल से लेकर कॉलेज कैडर तक, तो इनकी बारी कब आएगी, ये कहाँ जाएंगे। और अब इनकी उम्र इतनी ज्यादा हो गई है कि 8 से 10 साल तक की सेवाएं ही इनकी शेष रह रही है। तो इस बीच एक तो बड़ी बात इन्होंने ये स्पष्ट की है कि जो कमीशन फाइट करने वाले युवा है या बैच वाइज भर्तियों का जो इंतजार युवा कर रहे हैं, सीधा सा नकारात्मक प्रभाव उन पर इस भर्ती के बाद दिखने वाला है। इसलिए अस्थायी तौर पर यह भर्ती नहीं होनी चाहिए। इससे पहले एसएमसीज को भी ऐसे ही भर्ती किया गया था, पैरापैट की भर्ती भी हुई और अब सभी इस तरह के मामले फिर कोर्ट में फंसे हैं या फिर रेगुलर पॉलिसी की मांग इन वर्गों की ओर से की जा रही है। 1 साल के लिए जब लेक्चरर्स को भर्ती किया जाएगा तो फिर उन्हें निकालना भी मुश्किल होगा और कहीं ना कहीं वो भी रेगुलर पॉलिसी की ही मांग करेंगे। लेकिन इस बीच वो यंगस्टर्स पिस जाएंगे जो कि कमीशन फाइट की तैयारी कर रहे हैं या फिर बैच वाइज आधार पर अपनी भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं, वो भी पिछले कई सालों से। तो आग्रह ये इन्होंने किया है कि गेस्ट लेक्चरर भर्ती नहीं होनी चाहिए। हालांकि इसका फाइनल ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है, ये प्रस्ताव कैबिनेट में ले जाया जाएगा, ये भी शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं। एक और बड़ा फैसला आज आया है और ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से संबंधित डिसीजन है, क्योंकि 2017 में ऑर्डर जारी किए गए थे एनजीटी की ओर से, जिसमें शिमला के ग्रीन और कोर एरिया में 2.5 मंजिला मकान से ऊपर एक और मंजिल बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, यानी कि 2.5 मंजिला से ज्यादा निर्माण पर प्रतिबंध लगाया गया था और ये खाली शिमला के ग्रीन और कोर एरिया के लिए ही डिसीजन हुआ था। लेकिन इसके बाद लगातार कुछ विरोधी स्वर उठ रहे थे और ये भी मांग उठाई जा रही थी कि केवल 2.5 मंजिला निर्माण की ही अनुमति क्यों दी गई है, ये बढ़ाया जाना चाहिए। जिसके बाद देखने में ये आया कि राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एक
रिक्वेस्ट दायर की गई। दरअसल ये इन्होंने नया डेवलपमेंट प्लान बनाया था शिमला को लेकर, जिसे सुप्रीम कोर्ट में सबमिट किया गया, इस मांग के साथ कि कम से कम 4 मंजिला निर्माण की मंजूरी शिमला में दी जानी चाहिए। और इस मामले में सरकार को जीत हासिल हुई है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो एनजीटी के 2017 के ऑर्डर हैं उन्हें रद्द कर दिया गया है। और ये इसलिए भी हुआ है क्योंकि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट में प्लानिंग एरिया में 4.5 मंजिल तक निर्माण किया जा सकता है। इसी आधार पर यहाँ नया डेवलपमेंट प्लान राज्य सरकार की ओर से तैयार किया गया था। तो इस मामले में जीत हासिल हुई है सरकार को। और अब स्पष्ट तौर पर हम ये कह सकते हैं कि शिमला के ग्रीन एरिया हो या कोर एरिया हो, वहां पर 4 मंजिला बिल्डिंग का निर्माण किया जा सकता है। हालांकि 4.5 मंजिला बिल्डिंग का निर्माण करने पर एक तरह से मंजूरी मिल गई है। पिछले काफी समय से क्योंकि विरोधी स्वर इस मामले को लेकर भी उठ रहे थे, क्योंकि एनजीटी ने पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया हुआ था। ग्रीन और कोर एरिया में कोई चाहकर भी 2.5 मंजिला निर्माण से ऊपर नहीं जा सकता था। लेकिन एक बड़ी राहत हम कहना चाहेंगे जो कि शिमला के लोगों को मिली है। देखिए, कांग्रेस की ओर से भी एक बड़ी बैठक होने वाली है। ये लोकसभा चुनावों को लेकर ही बैठक बुलाई गई है, 16 जनवरी को होगी। और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह की अध्यक्षता में ये बैठक होने जा रही है। इसमें सीएम, डेप्यूटी सीएम, सभी मंत्री, विधायक बुलाए गए हैं। लेकिन हैरान होने वाली बात यह है कि जो कुछ एक नेता विधानसभा चुनाव हार गए हैं, उन्हें भी इस बैठक में बुलाया गया है। ब्लॉक और जिला अध्यक्ष भी इसमें शामिल होने वाले हैं। लोकसभा चुनावों की रणनीति इस बैठक में बनाई जाएगी। और कांग्रेस की ओर से दावा यह किया जा रहा है कि चारों सीटों पर कांग्रेस ही जीत हासिल करने वाली है और एक नया कीर्तिमान स्थापित भी करेगी। ये जानकारी जो कांग्रेस के महामंत्री रजनीश किमटा हैं उनकी ओर से दी गई है। 16 जनवरी के लिए सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई है ताकि बैठक सही ढंग से हो पाए। और जितने भी जिला और ब्लॉक अध्यक्ष हैं उन्हें भी पहले ही बैठक के लिए निमंत्रण भेज दिया गया है। देखा जा सकता है बैठक की अध्यक्षता प्रतिभा सिंह करेगी और मुख्यमंत्री समेत सभी मंत्री, विधायक भी इसमें शामिल होने वाले हैं। जितने भी बड़े चेहरे हैं, भले ही उन्होंने विधानसभा चुनाव में जीत हासिल ना की हो, लेकिन उन्हें भी बुलाया गया है। बिल्कुल उनसे भी इस दौरान फीडबैक ली जाएगी। भाजपा की भी एक बड़ी अपडेट सामने आई है। भाजपा का पटका पहनने पर रोक लगा दी गई है और ये भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल की ओर से ही आदेश जारी किए गए हैं सभी भाजपा कार्यकर्ताओं को। दरअसल एक दिन ऐसा आएगा जब ये भाजपा का पटका नहीं पहन पाएंगे, केसरी रंग का, देखिए, क्योंकि पटका पहनकर घूमते हैं। और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा क्योंकि 22 जनवरी को है, उसी दिन उसी स्थल पर इन्हें ये पटका पहनने के लिए मना कर दिया गया है। और ये भी इनसे अनुरोध किया है डॉक्टर राजीव बिंदल ने कि जब ये वहां पहुंचेंगे तो जितने भी राम भक्त आएंगे उनका सहयोग करें। इस बीच निस्वार्थ भावना से अपना कार्य भी करें, अपनी सेवाएं भी दें। और तीसरी बड़ी बात यह है कि क्योंकि 500 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद अब देखिए रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, तो बड़ा दिन है। इसलिए जन जन से यह आग्रह भाजपा करती हुई नजर आ रही है कि अपने घर में भी उस दिन दीपावली मनाएं, दीपावली को बढ़ चढ़कर उस दिन मनाएं, क्योंकि इतने सालों के संघर्ष के बाद अब एक तरह से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में होने जा रही है। बड़ा दिन है उन लोगों के लिए जो कि अब भारत के हैं और हिंदू धर्म को ही अपना सर्वप्रथम एक तरह से सेवा मानते हैं। तो उन लोगों से यह आग्रह किया गया है। अब देखना होगा इस बीच किस तरह का माहौल उस दिन बना रहता है पूरे भारत से ही, क्योंकि अलग अलग तस्वीरें निकलकर सामने आने वाली है और काफी ज्यादा एक्साइटमेंट भी भारतवासियों में इस दिन के लिए देखने के लिए मिल रही है। डीजीपी संजय कुंडू से जुड़ी भी जानकारी आपको देना चाहेंगे। हालांकि डीजीपी पद से इन्हें हटा दिया जाए, ये आदेश क्योंकि जारी हो चुके हैं हाईकोर्ट की ओर से। एक बार फिर आईपीएस ऑफिसर संजय कुंडू ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। देखिए, पहले जब ये सुप्रीम कोर्ट गए थे तो उस ऑर्डर पर स्टे लगा दिया गया था जो कि हाईकोर्ट से इनके लिए जारी हुआ था, इनकी ट्रांसफर पर। फिर उसके बाद रिकॉल एप्लीकेशन भी क्योंकि दायर करने के लिए इन्हें कहा गया था। हाईकोर्ट में इन्होंने जब रिकॉल एप्लीकेशन दोबारा से दायर की और अपने ट्रांसफर पर रोक लगाने की गुहार लगाई तो इनकी रिकॉल एप्लीकेशन को ही रद्द कर दिया गया हाईकोर्ट की ओर से। और साथ ही हाईकोर्ट ने 9 जनवरी की सुनवाई में ये भी आदेश जारी कर दिए हैं कि एसआईटी का गठन किया जाए पूरे मामले में, ये जरूरी है। और इसके अतिरिक्त ये भी कहा है कि जो निशांत शर्मा की फैमिली है, कारोबारी निशांत शर्मा जिनसे जुड़ा ये पूरा मामला है, उनकी फैमिली को भी सुरक्षा दी जाए।
इसके बाद अब दोबारा से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा आईपीएस ऑफिसर संजय कुंडू की ओर से खटखटाया गया है, क्योंकि हाईकोर्ट में तो इन्हें रिलीफ मिला नहीं। अब देखना होगा कि जो चुनौती इन्होंने फिर से दी है हाईकोर्ट के आदेशों को, इस पर क्या कुछ होता है, लेकिन मामला गर्माता हुआ नजर आ रहा है। और हाईकोर्ट की अगर हम अपडेट दें तो साफ तौर से, क्योंकि जांच के लिए एसआईटी का गठन करने की बात कह दी गई है, अब यानी कि और ज्यादा बारीकी से इस पूरे मामले में जांच होगी। दूसरी बड़ी बात यह है कि जो एसपी कांगड़ा है उन्हें भी कोई रिलीफ नहीं मिला है, क्योंकि ऑर्डर्स उनके लिए भी यही जारी हुए हैं कि उन्हें भी उनके पद से हटाया जाए। और उन्होंने भी रिकॉल एप्लीकेशन जरूर दायर की थी, लेकिन उसे भी हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। आईपीएस संजय कुंडू को इसलिए अभी उनके पद से हटाने के आदेश जारी हुए हैं, क्योंकि ये हाईकोर्ट का मानना है कि तब तक निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती है जब तक ये इस पद पर बैठे रहेंगे। ऐसा ही कुछ कारोबारी निशांत शर्मा की ओर से भी पहले कहा गया था, क्योंकि ये मामला देखिए तब से लेकर गरमाया हुआ है जब कारोबारी निशांत शर्मा ने संजय कुंडू पर ये आरोप लगाए थे कि उन्हें धमकाया जा रहा है। उसके बाद कुछ मेल उन्होंने पुलिस अधीक्षकों को भी की, सरकार को भी की, और फिर हाईकोर्ट ने स्वतः इस मामले में संज्ञान लिया था। और तब से लेकर हमें यही नजर आ रहा है कि फिलहाल संजय कुंडू को कोई भी रिलीफ नहीं मिल रहा है, इसलिए अब दूसरी बार ये सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए पहुंच गए हैं। हालांकि इनका मामला अभी तक लिस्ट नहीं हुआ है। बिजली बोर्ड के कर्मचारियों पर भी आना चाहेंगे। आज बड़ा प्रदर्शन इन्होंने किया, बिजली बोर्ड मुख्यालय का घेराव करने के लिए आए थे। हजारों की करीब तादाद वहां जुट गई थी और लगातार यही मांग इनकी ओर से उठाई जा रही है कि एनपीएस के दायरे से बाहर निकालकर ओपीएस दायरे में इन्हें लाया जाए। ये 6,500 से ज्यादा कर्मचारी हैं जो कि अभी तक एनपीएस के दायरे में ही हैं और इनका एनपीएस शेयर भी कट रहा है। जो एनपीएस संघ है, प्रदीप ठाकुर वाला जो गुट है, वो भी कई दफा अब मुख्यमंत्री से ये डिमांड रख चुके हैं कि ओपीएस इनके लिए जल्दी बहाल होनी चाहिए। और सीएम सुक्खू ये कह देते हैं कि जरूर इनके लिए ओपीएस बहाल होगी, जब बाकी कर्मचारियों को लाभ दिया गया है तो इन्हें भी मिलेगा। इसके लिए ऐलान भी 3 दफा हो चुका है, लेकिन ओपीएस बहाल नहीं हो रही है। और ओपीएस क्यों बहाल नहीं हो रही है, इसके लिए सीधा सा आरोप कर्मचारियों की ओर से बिजली बोर्ड प्रबंधन पर लगाया जा रहा है। उनका कहना है कि स्थायी एमडी उन्हें अगर दे दिया जाएगा तो बिजली बोर्ड की वित्तीय परिस्थितियां भी सुधर पाएंगी और ओपीएस भी उनके लिए बहाल हो सकती है। मौजूदा समय में जो वहां अधिकारी हैं वो कार्य को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं, वो कर्मचारियों के हित में नहीं है। सर्विस कमेटी तक की बैठक अभी तक वो नहीं करवा पाए हैं। और भी कई इश्यूज हैं जो नहीं बिजली बोर्ड के सुलझ पाए हैं। स्टाफ की कमी से भी ये जूझ रहे हैं। और नया ऐलान आज बिजली बोर्ड कर्मचारियों ने अपने प्रदर्शन के दौरान ये कर दिया है कि इन्हें 125 यूनिट तक निःशुल्क बिजली नहीं चाहिए। अगर सरकार समय से इनकी सैलरी नहीं दे पा रही है, ओपीएस इनके लिए बहाल नहीं हो पा रही है, तो निःशुल्क बिजली भी इन्हें ना दी जाए। निःशुल्क बिजली देने के बजाय ओपीएस इन्हें प्रदान कर दी जाए और सैलरी इनकी समय से आ जानी चाहिए। लेकिन सबसे पहले तो स्थायी प्रबंधन इनके लिए नियुक्त होना चाहिए मौजूदा समय में, क्योंकि जो यहाँ अधिकारी हैं उनसे ये काफी ज्यादा परेशान चल रहे हैं। कई तरह के आरोप भी धांधलियों को लेकर इन कर्मचारियों ने अधिकारी पर लगा दिए हैं, लेकिन अब फैसला क्या लिया जाता है ये देखना होगा। और देखिए एक और मेन अपडेट आज निकलकर सामने आई है। लोक सेवा आयोग की ओर से नई भर्तियों की शुरुआत होने वाली है, जिसे लेकर आवेदन भी मांगे गए हैं। दरअसल लोक सेवा आयोग की ओर से प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में असिस्टेंट लॉ ऑफिसर क्लास 2, असिस्टेंट इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल और असिस्टेंट इंजीनियर सिविल क्लास 1 के लिए विभिन्न कैटेगरी में पद भरे जाएंगे। इसके साथ ही कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट बैंक में असिस्टेंट मैनेजर लॉ के पद भी भरे जाएंगे। इसके लिए आवेदन मांग लिए गए हैं। लोक सेवा आयोग की ओर से अधिसूचना वेबसाइट पर भी जारी कर दी गई है। और जो सचिव हैं लोक सेवा आयोग के देवेंद्र कुमार रतन, उन्होंने बताया कि दोनों परीक्षाओं के लिए सिलेबस और एग्जाम पैटर्न वेबसाइट पर डाल दिया गया है। आप देख सकते हैं बारीकी से जो किस तरह का शेड्यूल रहने वाला है, क्योंकि एमसीक्यू आधार पर भी इसमें प्रश्न भेजे जाएंगे। जो पेपर 1 होगा उसमें एमसीक्यू आधार पर ही प्रश्न पूछे जाते हैं और नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। कुल 50 प्रश्न ही इसमें पूछे जाएंगे जो कि 100 अंक के होंगे। 1 घंटे की अवधि रहेगी पूरी परीक्षा की। तो ऑनलाइन तौर पर अभी आवेदन मांगे गए हैं, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। कैबिनेट पर भी आपको अपडेट दे देते हैं, क्योंकि अगले कल ठीक 12:30 बजे सीएम सुक्खू की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होगी। कई बड़े फैसले इसमें लिए जा सकते हैं, लेकिन एक जो प्रस्ताव जा रहा है वो गेस्ट लेक्चरर भर्ती से संबंधित है। ड्राफ्ट इस पर क्योंकि फाइनल बन चुका है, अब कैबिनेट की मोहर लगना बाकी है। और मुख्यमंत्री खुद इस फेवर में नजर आ रहे हैं कि जल्दी ये भर्ती होनी चाहिए। 1 साल के लिए ये लेक्चरर तैनात किए जाएंगे, स्कूल से लेकर कॉलेज तक। इसके लिए अलग अलग हम देख रहे हैं 4
डिवीजन किए गए हैं स्कूल से लेकर कॉलेज कैडर तक, और किस तरह से और किस आधार पर ये भर्ती होती है ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प रहेगा। और वो भी तब जब काफी ज्यादा गतिरोध इस भर्ती के लिए जारी है अस्थायी तौर पर, क्योंकि ये भर्ती हो रही है। और दावा यंगस्टर्स की ओर से अभी ये किया जा रहा है कि आने वाले समय में यही लेक्चरर फिर रेगुलर पॉलिसी की मांग उठाएंगे, जैसा कि पहले भी हुआ आया है। देखिए, जब आउटसोर्स भर्ती हुई थी तो उस वक्त सभी कंडीशंस मंजूर थी उन कर्मचारियों को जिन्हें आउटसोर्स पर रखा गया, लेकिन कुछ सालों बाद ही अब वो रेगुलर पॉलिसी की मांग उठा रहे हैं। ऐसा ही हाल एसएमसीज का भी है, और इससे पहले पैरापेट के मामले में भी यही देखने के लिए आया। अस्थायी तौर पर जब पहले भर्तियां होती हैं तो कोई भी आपत्ति इन लोगों को नहीं रहती, लेकिन कुछ समय बाद इन्हें लगने लगता है कि क्यों ना सरकारी विभाग में ही इन्हें डायरेक्टली मर्ज कर दिया जाए, या वो सभी सुविधाएं इन्हें मिलनी चाहिए जो कि एक सरकारी कर्मचारी को मिलती है। और फिर इसका खामियाजा सरकार को भी भुगतना पड़ता है, और जो पढ़े लिखे युवा हैं, कमीशन के लिए फाइट कर रहे हैं या बैच वाइज भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें भी इसका सबसे ज्यादा नुकसान झेलना पड़ता है। तो फिलहाल के लिए यही अपडेट, फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। धन्यवाद।